आपको तस्वीर दिखाते हैं लखनऊ की। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। कृत्य किसी और ने नहीं किया, यह शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था, उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी। आपने अभी ये चित्र देखा होगा, यहां पे जो वीडियो आपके सामने चला है, और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि एक बार जब आप जाएं तो थोड़ा बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी जाएं। उस प्रदर्शनी के चित्रों को देखें, अपनी वर्तमान पीढ़ी को भी अवगत कराएं। और केवल यहीं पे नहीं, पूरे प्रदेश भर के सभी नागरिकों से मैं कहूंगा कि इसका अवलोकन जरूर करें, अपने वर्तमान को भी समझाएं और आने वाली पीढ़ी को भी समझाएं ये क्या है, ये दृश्य क्या है, ये दृश्य क्या इंगित करता है। और याद रखना, जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा। तब भी ये दल मौन थे, क्योंकि बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता है, उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता है। ये कोई दल बोला नहीं था, ये लोग तब भी मौन थे, ये आगे भी मौन रहने वाले हैं, क्योंकि ये अपने निहित स्वार्थ के लिए सत्ता को अपना केंद्र बना करके, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके, उस पूरी सत्ता को अपनी पारिवारिक विरासत का हिस्सा बना करके देश के साथ यही धोखा करने वाले हैं। इन्होंने यही किया था और यही करने की मंशा के साथ ये लोग अव्यवस्था और अराजकता फैलाते हैं। हमें आश्चर्य होता है, यह देश गुलाम क्यों हुआ? गुलामी का कारण क्या था? ऐसा नहीं कि हमारे पास बल की, बुद्धि की या वैभव की कमी रही हो, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हमसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं था, हमसे वैभवशाली भी कोई नहीं था। भारत जैसी बुद्धि भी नहीं थी किसी के पास। आज से 400 वर्ष पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में अगर भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना कोई करे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 24% था। 24 से 25% भारत का, अकेले भारत का हिस्सा था।
इसका मतलब भारत वैभवशाली था, धन धान्य से परिपूर्ण था। हमारे पास धन धान्य था, इसीलिए विदेशी आक्रांता हमला कर रहे थे, हमला करने के लिए आतुर थे। तो जब हमारे पास न बल की कमी थी, न बुद्धि की कमी थी, न वैभव की कमी थी, फिर कमी क्या थी? दो कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। एक, आपसी अंतर विरोधों के कारण। आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन, यही हमारा अंतर विरोध एक था। अंतर विरोध जब है तो अंतर विरोध के साथ दूसरी चीज सरलता के साथ समाहित हो जाती है, और वह है षड्यंत्र। षड्यंत्रकारी फिर भारत के अंदर षड्यंत्र करने में सफल हुई। परिणाम क्या था? परिणाम गुलामी, गुलामी के रूप में। सामूहिक रूप से हम लड़ नहीं पाए, क्योंकि ये लगता था कि हमला उस पर हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। हमला आज फलानी जाति पे हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। हमला फलाने क्षेत्र पे हो रहा है, मैं क्यों बोलूं, हम क्यों लड़े। दुष्परिणाम सामने आने ही थे, देश गुलाम हो गया। यानी सनातन काल से जो भारत एक भारत था, अब भारत टुकड़ों में बढ़ गया। उस भारत के टुकड़े कर दिए गए। 1947 आते आते जिस देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, राजगुरु पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर सावरकर जैसे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी। जिस देश में कभी यह मंत्र गूंजा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर के रहेंगे, उस देश की क्या कीमत उसकी हमें चुकानी पड़ी। कौन इसके लिए दोषी था? और कभी उन दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए हमने कोई प्रयास प्रारंभ किया, और कभी हमने उनकी वर्तमान पीढ़ी से प्रश्न पूछने का प्रयास किया? वे तो अपने स्वार्थ के लिए जब उनके मन में आया तब देश को क्षेत्र के आधार पर लड़ाते रहे, कभी उत्तर कभी दक्षिण के रूप में, कभी पूर्व और कभी पश्चिम के रूप में, कभी हिंदू और सिख के रूप में। उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाती रही, लेकिन कमजोर भारत हुआ। विभाजन की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी। वह कीमत आज तक भारत चुका रहा है, लगातार चुका रहा है। ये वही कीमत है जो कभी आतंकवाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी माओवाद के रूप में, कभी उग्रवाद के रूप में लगातार भारतीयों को डस रहा है।
लेकिन ये 1947 के पहले के उस षड्यंत्र पर हम सब की चुप्पी की ओर भी हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। और ये लोग आज भी अपने सांप गोही का प्रमाण लेकर के समाज के सामने ऐसे घूमते हैं जैसे कि भारत इन्होंने बनाया है, जैसे कि भारत अगर ये नहीं होते तो भारत नहीं बनता। बड़ी अजीब सी स्थिति है। जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की आजादी के लिए, उनको भुला दिया गया। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ की सत्ता के लिए देश का विभाजन कराया, वे सर्वे सर्वा हो गए। देश की हर संस्था के नाम उस परिवार के, उस खानदान के नाम, देश की हर संस्था का नाम उस खानदान के नाम हो गया। और हम सब मौन रह करके सब दृश्य देखते रहे। आज भी ये क्या कर रहे हैं? आज भी इनकी हरकतें क्या है? मैं भौचक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है। और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं, तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। इसमें कहीं ये नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे। ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए। आपने देखा होगा लखनऊ में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, कानपुर में, मेरठ में, संभल में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जगह जगह करने के प्रयास हुए। तो गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा से यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। आप सोचो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की उस आग से क्या यूपी उभर पाता? किस प्रकार का नग्न तांडव होता था? और तो उन्हें मालूम था दंगाइयों को कि दंगा की कीमत क्या चुकानी है अब। तो इसलिए वे अपनी मनमर्जी से कर नहीं पाए, लेकिन उनके दुस्साहस से बताते थे। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूछते थे विरोध का कारण क्या है। अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड दे करके उसको बसाना चाहती है और नागरिकता देना चाहती, तो आपको परेशानी क्या हो रही है? लेकिन विरोध किया गया। और उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से पुशअप कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी था, आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी है 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता।